दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपको निषेचन के बारे में बताऊंगा, क्योंकि इसके पहले वाले वीडियो यानी भाग 6 में यानी पार्ट नंबर 6 में मैंने आपको निषेचन में होने वाली घटनाओं के बारे में बताया था। मैंने आपको यानी लैंगिक जन्म में जो भी घटनाएं होती हैं उनके बारे में मैंने आपको बताया था। मैंने बताया था कि 3 घटनाएं होती हैं। पहला होता है निषेचन के पूर्व की घटना, फिर होती है निषेचन की घटना और फिर होती है निषेचन के बाद की घटना। तो हमें 7वें पार्ट में पढ़ना है निषेचन के बाद की घटना यानी पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। हमें क्या करना है बेटा, इसके बारे में पढ़ना है। तो देखिए निषेचन के बाद क्या होता है ये तो आपको पता होगा। मैंने आपको बताया था कि दो गैमीट है, दोनों मिलेंगे, निषेचन क्रिया होगी जहां पर जाइगोट का निर्माण होगा। जाइगोट से क्या बनेगा बेटा, एम्ब्रियो बनेगा, भ्रूण बनेगा, बताया था ना। तो ठीक वैसी ही यही तो क्रिया होती है निषेचन के बाद। तो देखिए क्या है निषेचन के बाद होता क्या है, लिखना है निषेचन के पश्चात युग्मनज का निर्माण होता है। युग्मनज का निर्माण होता है जो विकसित होकर भ्रूण यानी इंद्रियों का निर्माण करता। ठीक, मतलब निषेचन के बाद क्या होता है, युग्मनज का निर्माण होता है और जो विकसित होकर भ्रूण यानी इंद्रियों का निर्माण करता है। जैसे देखिए मेल गैमीट है, फीमेल गैमीट है, दोनों आपस में क्या होंगे, मिलेंगे तो जाइगोट बनेगा। ये जाइगोट इंद्रियों का निर्माण करेगा। ठीक, ये मेल गैमीट है और ये क्या है, फीमेल गैमीट। ये क्या बेटा, जाइगोट, ये क्या है, यहां पर क्रिया कौन सी होती है, फर्टिलाइजेशन। ठीक है, इतना कर लेना है आपको। इसके बाद देखिए हमें जाइगोट यानी युग्मनज प्राप्त हो गया है। ये घटनाएं यहां से समाप्त होती है बेटा। 3 घटनाएं थी, तीनों घटनाएं यहां समाप्त हो जाती हैं। अब देखते हैं कि युग्मनज क्या है, जाइगोट क्या है। युग्मनज क्या है यानी जाइगोट क्या है, इसके बारे में देखते हैं। युग्मनज है क्या उसके बारे में थोड़ा देखेंगे और समझेंगे। मेल यानी नर युग्मक तथा मादा युग्मक के मिलने से युग्मनज का निर्माण होता है। ठीक, युग्मनज क्या है, दोनों के मिलने से क्या होता है बेटा, युग्मनज का निर्माण होता है। अब आपको पता है युग्मनज के बाद क्या बनता है, भ्रूण। तो भ्रूण के बनने की जो क्रिया होगी वो भ्रूण जनन होगी, एम्ब्रियोजेनेसिस। देखिए भ्रूण जनन क्या है, भ्रूण जनन एम्ब्रियोजेनेसिस।
एम्ब्रियोजेनेसिस, भ्रूण जन्म क्या है? एम्ब्रियो से भ्रूण बनने की क्रिया जाइगोट से एम्ब्रियो बनने की क्रिया एम्ब्रियोजेनेसिस कहलाती है। एम्ब्रियोजेनेसिस कहलाती है। ठीक, इसे दो भागों में बांटा गया है। इसे दो भागों में बांटा गया है। पहला है अंडप्रजक ओविपाइरस, नंबर 1 अंडप्रजक, इसको इंग्लिश में बोलते हैं ओविपाइरस। देखिए ये ऐसे जीव होते हैं, इसके अंतर्गत ऐसे जीव आते हैं जो अंडे देने वाले होते हैं। कौन से? इसके अंतर्गत ऐसे जीव आते हैं जो अंडे देने वाले होते हैं। अंडे देने वाले होते हैं। ठीक, और इसके बाद क्या है? सजीव। तो देखिए पहला नंबर समाप्त हो गया ये। दूसरा देखिए क्या है बेटा? सजीव प्रजक, यानी इसको कहते हैं विविपाइरस। इसके अंतर्गत ऐसे जीव आते हैं जो बच्चों का या शिशु का जन्म देते हैं। ठीक, शिशु का जन्म देने वाले जितने भी होते हैं सब इसके अंतर्गत आएंगे, जितने भी अंडे देने वाले होते हैं सब इसके अंतर्गत आएंगे। ओके, आगे देखिए। और इस लेसन की अंतिम हेडिंग है आपकी, अंतिम हेडिंग क्या है? अनिषेक जनन, पार्थिनोजेनेसिस। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अनिषेक जनन, पार्थिनोजेनेसिस, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक, पार्थिनोजेनेसिस, यदि किसी कारणवश निषेचन की क्रिया, ये होता क्या है? देखिए पहले इसके बारे में समझिएगा। अनिषेचन का मतलब होता है कि युग्मकों का निषेचन नहीं होता, यानी मेल गैमीट और फीमेल गैमीट का निषेचन ना हो, फिर भी एक नए जीव का निर्माण हो जाए, यानी किसी भी अंडाणु कोशिका से एक नए जीव का निर्माण हो जाए, तो इस प्रकार के जनन क्या हो जाएंगे? अनिषेक जनन कहलाएगा, मतलब बिना निषेचन के। तो क्या है बेटा? यदि किसी कारणवश निषेचन की क्रिया, यदि किसी कारणवश निषेचन की क्रिया पूर्ण नहीं होती, तो पूर्ण नहीं होती
तो नर युग्मक नष्ट हो जाता है, नर युग्मक नष्ट हो जाता है और मादा युग्मक विकसित होता है, और मादा युग्मक विकसित होकर, मादा युग्मक विकसित होकर अनिषेचित जीव बनाता है, अनिषेचित जीव का निर्माण करता है। ठीक, तो इस क्रिया को क्या कहेंगे? अनिषेक जनन। इस क्रिया को अनिषेक जनन कहते हैं। ठीक है, लेकिन किन में होता है ये? देखिए, मधुमक्खी है, टर्की पक्षी है, मधुमक्खी, टर्की पक्षी तथा छिपकली इसे क्या तीनों होता है बेटा? मधुमक्खी, टर्की पक्षी और छिपकली में। ठीक, इनमें क्या होता है? अनिषेक जनन होता है, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद बेटा लेसन समाप्त हो गया है। अब देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट बताऊंगा मैं आपको, उन पॉइंट के बारे में आपको क्या करना है? नोट कर लेना है। ये महा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपके ऑब्जेक्टिव में भी, वन वर्ड में भी और कंपटीशन में भी पूछे जाते हैं। ठीक, इसलिए इन पॉइंटों को विशेष तौर से आपको नोट करना है। वो पॉइंट कौन से हैं, ध्यान दीजिए, मैं आपको बताने जा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। देखिए, नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट नोट। पहला पॉइंट है आपका, अमीबा में बहुविखंडन से उत्पन्न संतति कोशिका को, अमीबा में बहुविखंडन से उत्पन्न संतति कोशिका को स्यूडोपोडीस्पोर्स कहते हैं। पोडीस्पोर्स कहते हैं। ठीक, ये अमीबा में जब बहुविखंडन होता है तो उनसे जो उत्पन्न कोशिकाएं होती है, जो नई संतति कोशिका होती है, उसे क्या कहते हैं? स्यूडोपोडीस्पोर्स कहते हैं। ठीक, ये पहला पॉइंट है बेटा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। दूसरा पॉइंट है आपका कि प्लाज्मोडियम में बहुविखंडन से उत्पन्न प्लाज्मोडियम में बहुविखंडन
से उत्पन्न संतति कोशिका को मीरोजॉइट्स कहते हैं। मीरोजॉइट्स कहते हैं। ठीक, मतलब स्यूडोपोडियम में वो सॉरी प्लाज्मोडियम में जो अभिखंडन होता है, जो उससे उत्पन्न संतति कोशिकाएं होती हैं, उससे क्या कहलाती हैं? मीरोजॉइट्स कहलाती हैं। ठीक, तीसरा पॉइंट है रोपण में भाग लेने वाला ऊतक। रोपण में भाग लेने वाला ऊतक एधा या कैम्बियम होता है। हिंदी में क्या बोलते हैं? एधा, इंग्लिश में बोलते हैं कैम्बियम कहलाता है। ठीक, ये 3 पॉइंट समझ में आ गए। और इसके बाद देखिए जो अगली हेडिंग है आपकी, अगली हेडिंग क्या है? ध्यान दीजिएगा। जीवों में पाई जाने वाली गुणसूत्रों की संख्या। जीवों में पाई जाने वाली गुणसूत्रों की संख्या, यानी जीवों में पाई जाने वाली गुणसूत्रों की संख्या। ठीक है, किन किन जीवों में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं वो हमें क्या करना है? नोट करना है। लेकिन मैं केवल ये बताऊंगा कि जीव की कोशिका में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं। शेष आप नोट करेंगे कि उनके युग्मक अर्थात गैमीट में कितने पाए जाएंगे। इसको आगे आपको नोट कर लेना है अपने आप से। ध्यान दीजिएगा। पहला है मनुष्य। मनुष्य में तो जानते होंगे कितने होते हैं? 46। पहले यहां जीव लिख दूं और यहां लिख दूं गुणसूत्र। ठीक, इसके बाद यहां पर लिख देना है आपको युग्मक कोशिका में। युग्मक में गुणसूत्र की संख्या। 3 भाग पड़ गए। तो जीव कौन सा है? पहले मनुष्य। पहला कौन सा है? मनुष्य। मनुष्य में कितने होते हैं? 46। इसके बाद क्या है? घरेलू मक्खी। घरेलू मक्खी में कितने होते हैं? 24। इसके बाद क्या है? चूहा। चूहा में कितने होते हैं? 42। इसके बाद क्या है? कुत्ता। कुत्ता में कितने होते हैं? 78। इसके बाद क्या है? बिल्ली। बिल्ली में कितने होते हैं? 38। आलू। आलू में 48 होते हैं, 48। प्याज में 16 होते हैं। सेब, चावल, मक्का, यानी सेब में कितने होते हैं? 68। चावल में होते हैं 24। इसके आगे आपको क्या करना है? नोट कर लेना है, खुद अपने आप से नोट करेंगे आप। ठीक, इतने समझ में आ गए। आगे देखिए। इसके बाद है मक्का। मक्का में होते हैं 40।
गेहूं, गेहूं में होते हैं 46। इसके बाद हाथी और फल मक्खी, हाथी और अगला है आपका फल मक्खी। तो हाथी में होते हैं 28 और फल मक्खी में होते हैं 8। ठीक, इनको क्या करना है आपको नोट कर लेना है बेटा। ठीक है, इतना समझ में आ गया सबको। इसके बाद ध्यान दीजिएगा बेटा, पहले लेसन में मैंने सारे पॉइंट बता दिए हैं, प्रत्येक टॉपिक के बारे में मैंने डिस्कस कर लिया है। अब आपको ध्यान देना है कि पहला लेसन यहां से समाप्त हो गया। पहले लेसन को हमने 7 भागों में डिवाइड किया है, भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4, भाग 5 और भाग 6 और भाग 7। 7 भागों में हमने पहले लेसन को डिवाइड किया है और प्रत्येक पॉइंट के बारे में आपको बताया गया है। जो भी चीज आपको समझ में नहीं आई, आप कमेंट बॉक्स पर कमेंट करें, आपको उस चीज के बारे में यानी उस टॉपिक के बारे में नेक्स्ट वीडियो में समझा दिया जाएगा। ठीक, ध्यान दीजिएगा, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। अगर चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक, धन्यवाद।